रेजोनेंस ट्यूब, आप रेजोनेंस की घटना से अवगत होंगे। रेजोनेंस बस दो आवृत्तियों का मेल होना है। जब भी दो आवृत्तियां एक दूसरे से मेल खाती हैं, यानी वे बराबर या लगभग बराबर हो जाती हैं, तो उस स्थिति में उनका संयुक्त प्रभाव काफ़ी अधिक हो जाता है। उनका संयुक्त प्रभाव बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप कंपन या दोलन का आयाम काफ़ी बढ़ जाता है। ये पूरा यंत्र केवल रेजोनेंस के सिद्धांत पर आधारित है। रेजोनेंस यांत्रिक हो सकता है, ये ध्वनिक भी हो सकता है और ये विद्युत तरंगों के मामले में भी होता है। यहाँ जो हमारे पास एक ट्यूब है जो पानी से भरी हुई है। पानी के स्तंभ की लंबाई परिवर्तनीय है और साथ ही यह खुले ऑर्गन पाइप की तरह भी व्यवहार कर सकता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा अभी भी खुला है। ये खुले ऑर्गन पाइप की तरह व्यवहार करता है और पानी के स्तंभ की लंबाई बदलने की क्षमता के कारण हम इस उपलब्ध खुले वायु ऑर्गन पाइप की लंबाई को बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक कंपन करता हुआ ट्यूनिंग फोर्क इस ऑर्गन पाइप के मुंह के ऊपर लाया जाता है और हम इस पानी के स्तंभ की लंबाई को अन्य बर्तनों से जोड़कर बदल सकते हैं। इस कंपन करते हुए ट्यूनिंग फोर्क को वायु स्तंभ के मुंह के ऊपर रखें। यह कभी खुले ओनर्गन पाइप की तरह, कभी बंद ओनर्गन पाइप की तरह व्यवहार कर रहा है और तरंगें इस पानी की सतह से परावर्तित होंगी। नीचे जाती हुई तरंग और ऊपर परावर्तित होती हुई तरंगें एक दूसरे पर अधिरोपित होंगी और स्थिर तरंग का निर्माण करेंगी। अब यहाँ उत्पन्न होने वाली तरंगों में बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न होने वाली तरंगों की विशेषताएं होंगी। ये आपकी पहली रीडिंग होगी जिस पर आपको ध्यान देना है। ये λ/4 होने वाला है। अगर हम रीडिंग लें तो ये λ/4 प्लस ई होगा। ई एंड करेक्शन है। अगर आप दूसरी रीडिंग देखें तो दूसरी रीडिंग में स्पष्ट रूप से आपको तीसरा हार्मोनिक मिलेगा। तो ऐसे में ये 3 λ/4 प्लस ई होने वाला है। अब अगर आप इन दोनों का अंतर लें, यानी L2 माइनस L1, ध्यान रहे ये दोनों रेजोनेंस की रीडिंग्स हैं और रेजोनेंस अपनी ध्वनि से पहचाना जाएगा, जो रेजोनेंस के दौरान अधिक आयाम की होगी और आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि रेजोनेंस हो गया है। अगर आप इन दोनों का अंतर लेते हैं तो यह 2 λ/4 यानी λ/2 होगा। आपको लैम्ब्डा का मान मिल जाएगा। ये 2 L2 माइनस L1 है। अगर आप वेवलेंथ जानते हैं तो आप वेलोसिटी n इंटू लैम्ब्डा से निकाल सकते हैं। मैं इसमें 2L2 माइनस L1 का मान डालूंगा। आप देख सकते हैं कि आप ध्वनि की गति निकाल सकते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि आपने प्रयोग 0 डिग्री या 30 डिग्री पर किया है। ये कमरे के तापमान पर निर्भर कर सकता है। लेकिन मान लीजिए आप इसे किसी विशेष तापमान जैसे T डिग्री कमरे के तापमान T पर करते हैं, तो ध्वनि की गति के लिए इस समीकरण V0 प्लस 0.61 T का उपयोग करके आप 0 डिग्री सेल्सियस पर भी गति निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि यह पहले से ज्ञात है, अगर आप ध्वनि की गति का मान डालते हैं तो आप यहाँ उपयोग किए गए ट्यूनिंग फोर्क की अज्ञात आवृत्ति भी जान सकते हैं। इसके अलावा इस प्रयोग को करके आप एंड करेक्शन भी जान सकते हैं। अब हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम एंड करेक्शन को विस्तार से जानें। देखिए, एंड करेक्शन वह शब्द है जो दोनों आर्गन पाइप्स के साथ उपयोग किया जाता है। आर्गन पाइप्स दो प्रकार के हो सकते हैं, बंद और खुले। खुला मतलब दोनों सिरों पर खुला और बंद मतलब एक सिरे पर खुला। हम आमतौर पर कहते हैं कि एंटीनोड्स खुले सिरे पर बनते हैं, क्योंकि वहाँ कंपन की स्वतंत्रता होती है, वहाँ कंपन की आज़ादी होती है। लेकिन वास्तव में अगर आप सोचें तो असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप मुक्त सिरे से थोड़ा दूर हटते हैं, क्योंकि अभी भी इस पाइप की दीवारों का कुछ बंधन होता है। लेकिन जब आप यहाँ थोड़ा हटते हैं तो आपको चारों ओर पूरी स्वतंत्रता मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि एंटीनोड बनने की संभावना थोड़ी कम है। अंतिम बिंदु से दूर अगर हम इस लंबाई को ट्यूब की मूल लंबाई में शामिल कर लें तो हम इसे एंड करेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि खुले ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप के लिए एंड करेक्शन को अलग अलग तरीकों से मापा या माना जाएगा।
बंद ऑर्गन पाइप में आपके पास केवल एक सिरे पर एंड करेक्शन होता है, जबकि खुले ऑर्गन पाइप के मामले में दोनों सिरों पर एंड करेक्शन होता है। तो अगर आप खुले ऑर्गन पाइप के मामले में प्रभावी लंबाई निकालना चाहते हैं तो यह L प्लस 2E एंड करेक्शन होगा, जबकि बंद ऑर्गन पाइप के मामले में यह L प्लस E होगा। तो एंड करेक्शन जिसे हमने यहाँ रेजोनेंस ट्यूब में ई के रूप में इस्तेमाल किया है उसे विस्तार से बताया गया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि एंड करेक्शन क्या है इसे विस्तार से समझा सकूं। बहुत पतली ट्यूब्स के लिए आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर 0.6 के बराबर पाया जाता है। अगर आप ट्यूब के रेडियस के हिसाब से एंड करेक्शन का मान निकालें तो यह आमतौर पर 0.6 निकलता है, जहां r उस ट्यूब का रेडियस है जिसका उपयोग किया गया है। आप एंड करेक्शन का मान इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरह की अवधारणा पर हमारे पास एक और उपकरण है जिसे कून की ट्यूब कहा जाता है। कून की ट्यूब में आप देखेंगे कि इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें हम लाइकोपोडियम पाउडर, सूखा और नमी रहित लाइकोपोडियम पाउडर का उपयोग करते हैं। असल में लाइकोपोडियम पाउडर का चयन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें नमी को अवशोषित न करने की विशेषता होती है। तो नमी रहित होने के कारण यह ट्यूब के अंदर आसानी से इधर उधर हो सकता है। बाहर आप देख सकते हैं कि ये एक पिस्टन है और ये एक रॉड से जुड़ा हुआ है। हम इसे क्षैतिज रूप से रगड़ते हैं जिससे अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। यह पिस्टन भी कंपन करता है। ट्यूब के अंदर लाइकोपोडियम पाउडर पूरी दीवार पर फैला हुआ होता है, लेकिन जब अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होंगी तो आप जानते हैं कि वहां नोड और एंटीनोड बनेंगे। एंटीनोड्स पर आपको इन पाउडरों का ढेर या संग्रह मिलेगा। जब अनुनाद होगा तो आप पाएंगे कि इन संग्रहों का बनना काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा और ऐसे में आप जान सकते हैं कि अनुनाद हो चुका है। दो लगातार संग्रहों के बीच की दूरी मापकर आप λ/2 निकाल सकते हैं और इस तरह अगर आपको λ/2 पता है तो ये लंबाई है। v बराबर n लैम्ब्डा, यहाँ आपको लैम्ब्डा का मान मिल गया और ध्वनि की गति तो आपको पहले से ही पता है। आप आवृत्ति निकाल सकते हैं या आवृत्ति का उपयोग करके गति निकाल सकते हैं। ये दोनों तरह से संभव है। आप आवृत्ति या गति दोनों में से कोई भी मान निकाल सकते हैं। अगर आप पारदर्शी पानी का उपयोग करते हैं तब भी यह प्रयोग संभव है। आप यही चीज़ गैसों में भी कर सकते हैं और इस तरफ ज्ञात मान का उपयोग करके आप यहाँ इस रॉड में भी गति निकाल सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ध्वनि की गति को ठोस, द्रव और गैस सभी में कम्स की मदद से निकाला जा सकता है।